हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूनियन पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने राज्यसभा है इसकी पोजीशन की एंड आज हम अपने इस सेशन में करेंगे जो हमारा लोअर हाउस है, हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? लोकसभा जो बहुत ही पॉपुलर हाउस माना जाता है क्योंकि इसमें जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली हमारे द्वारा ही इलेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये सबसे पॉपुलर हाउस माना जाता है। तो इस हाउस की कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो जो इसकी पॉपुलेशन के बेस पर जो इसके मेंबर्स डिटरमिन किए गए थे 1950 में 500 मेंबर हैं वो फिक्स किए गए थे, लेकिन जैसे आफ्टर 10 इयर्स सेंसस होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो मेंबर्स को इंक्रीज किया जाता है। 56 में 520 कर दिए और 1976 में 550 फिक्स कर दिए गए एंड 2 नॉमिनेटेड मेंबर भी हो सकते थे, तो टोटल हो गए 552, जिसमें से जो 530 मेंबर्स हैं वो स्टेट्स के हो सकते हैं और 20 मेंबर्स यूटीज के हो सकते हैं। इस तरह जे कोटा फिक्स किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1971। पहले इसको 2001 तक इसको फिक्स किया गया था, बाद में इसको एक्सटेंड कर 2026 तक इसको फिक्स किया गया है। मीनिंग जो मेंबर हैं 550 से ज्यादा नहीं हो सकते टिल 2026 तक। इसका पर्पस क्या है? क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं वो स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर रही थी और कुछ पॉपुलेशन नहीं रिड्यूस कर पा रही थी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूपी बिहार की, वहां की जो स्टेट्स हैं वो इतने एफर्ट्स नहीं कर रही थी कि वहां की पॉपुलेशन रिड्यूस हो सके, लेकिन साउथ की स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा रिड्यूस करने की एफर्ट्स किए थे। इसीलिए हम उस टाइम ये चाहते थे कि हमारी पॉपुलेशन रिड्यूस हो, इसीलिए हमने कहा कि सब स्टेट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो जाती है तो भी जो पार्लियामेंट है उसमें उनके मेंबर्स इंक्रीज नहीं होंगे। 25 इयर्स तक उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ा है। तो अब इसको इंक्रीज कर 2026 तक कर दिया। तो एट प्रेजेंट इसमें कितने मेंबर्स हैं? 543 मेंबर्स, जिसको हम 17th लोकसभा कहते हैं, जो 2019 में जिसकी जनरल इलेक्शन हुई थी। तो लोकसभा लोकसभा की इलेक्शन है, पॉपुलर हाउस है, हम खुद ही इलेक्ट करते हैं। तो अब न्यू पार्लियामेंट हाउस भी बन रहा है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 888 बताई जाती है, जिसमें ये कहा गया है 26 के बाद पॉपुलेशन के बेस पर दोबारा से जो सीट्स हैं इनको रिवाइज भी किया जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अबॉलिश द प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन। हम सबको पता है पहले कौन सी प्रोविजन थी कि जो 2 मेंबर्स हैं ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, इलेक्शन नहीं होती थी, उनको प्रेसिडेंट अपने आप ही नॉमिनेट करते थे विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो ये प्रोविजन है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अबॉलिश कर दी गई। तो इसका एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको अप्लाइड किया जाता है जैन 2020 में। अब हमारे लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है, ओनली एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा में सीट्स को रिजर्व किया गया है क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम हमारे देश में कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। हम इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे, हम सब इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहते थे। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, उन्होंने रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की प्रोविजन की थी। तो अप्रोक्सीमेट 24% है वो सीट्स क्या है? 131 सीट्स that are reserved for the representatives of SC and ST, जिसमें से 84 SC के लिए है एंड 47 ST के लिए रिजर्व की गई हैं। तो इस तरह जो बैकवर्ड क्लासेस हैं
इनको भी इक्वल लाने के लिए जो प्रोविजन की गई थी। एंड इसके बाद जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है जो 2010 में आता है, जो राज्यसभा में तो पास हो जाता है लेकिन लोकसभा में पास नहीं होता है, तो आज तक ये रियलिटी नहीं बन पाया है, जिसमें ये प्रोविजन की गई है कि लोकसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनमें 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, लेकिन ये बिल कभी पास नहीं हो पाया है। तो जो ये रिजर्वेशन एससी एंड एसटी को रिजर्व करने की प्रोविजन थी, इनिशियली ये कहा गया था दिस प्रोविजन वाज मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसको अभी तक हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोकसभा की सीट्स हैं इनमें रिजर्वेशन की भी प्रोविजन की गई है। तो एससी एसटी हो सकता है आने वाले टाइम पे वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो भी पास हो जाए तो वुमेन को भी रिजर्वेशन दी जाएगी। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस होती हैं, वैसे ही लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 25 इयर्स, लेकिन राज्यसभा में प्रोविजन है 30 इयर्स की, लोकसभा में है 25 इयर्स की। एंड ऑल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, और जो पार्लियामेंट टाइम टाइम पर लॉ पास कर डिफाइन करती है जी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो भी एक कैंडिडेट में क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और उस पर कुछ कंडीशंस इंपोज की गई हैं, जैसे he should not hold the office of profit under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड ना करता हो, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तो ये कंडीशंस डिफाइन की गई हैं। एंड इसके बिसाइड उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशंस भी डिस्क्राइब की गई हैं। He should not be disqualified, qualified नहीं, disqualified according to the People's Representation Act 1950, 51 and 1988, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन है फूड में अडल्ट्रेशन करता है, मेडिसिन में अडल्ट्रेशन करता है, तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। कोई डॉरी सिस्टम है जो सती सिस्टम को प्रमोट करता है, उसको डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, उसको भी डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। तो इस तरह बहुत सारी प्रोविजंस है जो डिफाइन की गई हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। अगर कोई पर्सन इनमें से किसी भी एक केस में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो लोकसभा की इलेक्शन के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ इलेक्शन। जो लोकसभा की इलेक्शन है, जो इलेक्शन क्या होती है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मीनिंग जो 18 इयर्स एंड इससे अबव है उसको वोट देने का राइट दिया गया है। उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। किसी भी पर्सन को कलर, रेस, रिलीजन, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जो कोई भी इंडिया का सिटीजन है उसको वोट देने का राइट दिया गया है। एंड जो हमारी इलेक्शन सिस्टम है वो क्या है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम। जो राज्यसभा की इलेक्शन होती है वो होती है ओपन बैलेट सिस्टम, लेकिन लोकसभा की इलेक्शन में हम सीक्रेट रखकर ही अपनी वोट को कास्ट करते हैं। एंड इसकी जो इलेक्शन सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मीनिंग हम एक ही वोट कास्ट करते हैं। जैसे राज्यसभा की इलेक्शन होती है, इसमें एक कैंडिडेट है मल्टीपल वोट्स देता है, रैंकिंग देता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, लेकिन हम अपनी वोट को कास्ट करते हैं, हम एक कैंडिडेट को ही वोट देते हैं। अगर मान लो ए बी सी डी 4 कैंडिडेट खड़े हैं, इनमें से मैं चूज करूंगी कौन से कैंडिडेट को मैं प्रेफर कर रही हूँ, कैंडिडेट ए बी सी डी, इनमें से एक ऑप्शन को टिक कर सकती हूँ। तो इस तरह हम एक ही पर्सन को, कैंडिडेट को वोट कास्ट करते हैं। एंड इसमें जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट्स को गेट करता है उसको ही हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसमें सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है इनमें से किसी भी रिलीजन, कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे ब्रिटिश के टाइम में उन्होंने किया था, हमारे
कंट्री को डिवाइड कर दिया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को रिलीजन के नाम पर डिवाइड किया था। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी मेंबर खड़ा हो, हम सिर्फ एक ही मेंबर को इलेक्ट करेंगे और उसको सभी कास्ट के लोग वोट कास्ट करेंगे। तो इस तरह हम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं, जो बहुत ही अच्छा मेथड है लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। नेक्स्ट आती है डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो हम कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, मीनिंग इसकी बाउंड्रीज को डिटरमिन कैसे किया जाता है, तो इसको बाउंड्रीज को डिटरमिन किया जाता है बाय एन ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई है जो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि हमको जो बाउंड्रीज हैं इनको चेंज करना होगा। तो आज के टाइम में जो लोकसभा की इलेक्शन है उसके लिए बाउंड्रीज को डिलिमिटेट किया गया है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 की पॉपुलेशन, और इसके लिए डिलिमिटेशन एक्ट 2002 को पास किया गया था, जिसमें ये प्रोविजन है कि 2026 तक जो बाउंड्रीज हैं इनको डिलिमिटेट नहीं किया जाएगा। तो डिलिमिटेशन प्रोविजन बनाई गई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको डिलिमिटेट किया जाता है, बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाता है। आफ्टर दैट आता है टेन्योर ऑफ द लोकसभा। जो लोकसभा की इलेक्शन है इसका टाइम पीरियड कितना है, इसके एक टर्म 5 इयर्स की मानी जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट को जो पावर दी गई है, he can extend its tenure for a period of 1 year during the period of emergency। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में 1 साल तक इस पीरियड को इंक्रीज भी किया जा सकता है। जैसे 1975 में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी, तो जो लोकसभा का पीरियड था इसको 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और 1976 में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज थी उसको हटाया नहीं गया था, तो 1 ईयर के लिए दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया। तो इस तरह 2 टाइम्स है इस पीरियड को एक्सटेंड किया गया है बाय द प्रेसिडेंट। और जो प्रोविजन की गई है, जब नेशनल इमरजेंसी है या फिर कोई भी इमरजेंसी है जो खत्म हो जाएगी, उसके बाद 6 मंथ्स में जो भी प्रोविजंस हैं दोबारा से इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन दोबारा से कंडक्ट करवानी कंपल्सरी होती है। एंड प्रेसिडेंट है he can dismiss the Lok Sabha before the expiry of his term, meaning अब 5 साल पूरे नहीं हुए उसके पहले भी प्रेसिडेंट है डिसॉल्व कर सकता है। अगर लोकसभा की जो पार्टी है, अगर उसमें मेजॉरिटी पार्टी अपना कॉन्फिडेंस नहीं गेट कर पाती तो उसको रिजाइन देना पड़ता है, एंड ऑपोजिट पार्टी है वो सरकार नहीं बना पाती, फ्लोर टेस्ट में पास नहीं होती है, तो वो अपनी लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। जैसे 1970 में 79, 91, 97, 99 और उसके बाद 2004 में कुछ मंथ्स पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरह जो इसका टेन्योर है 5 इयर्स के लिए है, इसको लेकिन एक्सटेंड भी किया जा सकता है और पहले डिसॉल्व भी किया जा सकता है। नाउ सेशंस एंड कोरम ऑफ द हाउस। इसके जो सेशंस हैं इसके लिए ये कहा गया है कि 2 सेशन के बिटवीन 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन बाय कन्वेंशन हमारी कंट्री में 3 सेशंस होते हैं। बजट सेशन जो फेब से लेकर मई तक चलता है, उसके बाद आता है मॉनसून सेशन जो जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है, देन विंटर सेशन जो नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक चलता है। इस तरह बाय कन्वेंशन 3 सेशंस हैं। एंड प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन समन द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा एनी टाइम, वो किसी भी टाइम मीटिंग को बुला सकते हैं। जो इसका कोरम है वो है 1/10 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अगर 1/10 मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी लोकसभा की प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट होगी। नेक्स्ट इज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस। जो स्पीकर है वो ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसको इलेक्ट किया जाता है इन द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन, तो वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। तो आज के टाइम में जो स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला, जो 2019 से अपनी पोस्ट पर हैं। और जो डिप्टी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर भी मेंबर्स के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है। हमारे कंट्री में बाय कन्वेंशन जो पोस्ट है ऑपोजिशन पार्टी को ही प्रेफर की जाती है, लेकिन आज के टाइम में कोई भी ऑपोजिट पार्टी नहीं है,
क्योंकि ऑपोजिशन के लिए जरूरी है 1/10 सीट्स को गेट कर पाना, लेकिन कोई भी नेशनल पार्टी ऐसी नहीं है जो 1/10 सीट्स को ऑक्यूपाई कर पाई हो, जीत सकती हो। नेशनल कांग्रेस पार्टी है, लेकिन वो भी 1/10 सीट से पूरी सीट्स नहीं जीत पाई है। तो इस तरह डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है अभी वेकेंट है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिकॉग्निशन टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको एक कैबिनेट मिनिस्टर की तरह रैंक दिया जाता है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर की तरह सैलरीज दी जाती है, प्रिविलेजेस दी जाती हैं। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं 1/10 सीट्स को गेट कर पाना। अगर कोई पार्टी 1/10 सीट्स को गेट कर पाएगी, वही ऑपोजिट पार्टी की लीडर है, उसको ही रिकॉग्नाइज मिलेगी। लेकिन 2014 से अब कोई भी मेंबर ऑपोजिशन पार्टी में नहीं आया है। अब 2022 तक कोई भी ऑपोजिशन का लीडर नहीं है। नेक्स्ट इज सैलरी एंड अलाउंसेस। जो मेंबर्स हैं, एक मेंबर को 4 लाख पर मंथ है वो सैलरी मिलती है, अदर फैसिलिटीज भी मिलती हैं, मेडिकल की, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं, ऑफिशियल एक्सपेंडिचर्स हैं वो मिलते हैं, और जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको पेंशन दी जाती है। एंड लास्ट वन इज स्पेशल प्रिविलेजेस टू द मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दी गई हैं, जैसे फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर वो हाउस में अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं तो उनके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं किया जाएगा। एंड ही कैन नॉट बी अरेस्टेड इन सिविल केस बिफोर एंड आफ्टर 14 डेज ऑफ द सेशन। जब सेशन चल रहा है और सेशन स्टार्ट होने से 40 दिन पहले, 40 दिन बाद सिविल केस के मैटर में उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई क्रिमिनल केस है उस पर उनको अरेस्ट किया जाता है तो इसके लिए प्रायर इंफॉर्मेशन है वो लोकसभा के स्पीकर को देनी कंपलसरी होती है। और मेंबर्स को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, उसी तरह डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। एंड 5 करोड़ एनुअली मिलता है जो उनको MP लेड स्कीम के अंडर मिलता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, तो वो 5 करोड़ को पर एनम हर साल अपने एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह की स्पेशल प्रिविलेजेस है जो लोकसभा के मेंबर्स को मिलती हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में जो लोकसभा है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कंपोजिशन की, नेक्स्ट सेशन में हम इसके पावर्स करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।